Hello everyone, welcome in Siksha. So let's again start our mission net journey. ट्वेंटी 2021। अभी कुछ स्टूडेंट कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि ये एग्जामिनेशन हमारा नेट जेआरएफ का कब होगा। तो मैं बता दूं आपको कि कंफर्म डेट तो किसी को भी नहीं पता होगी अभी, बट एक्सपेक्ट किया जाता है, एक्सपेक्टेशन जो हमारी है कि ये अक्टूबर से नवंबर के बीच हो सकती है। उससे पहले होने के चांसेस तो नहीं दिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नीट यूजी का एग्जामिनेशन था अगस्त में, वो भी कुछ पोस्टपोन होके सितंबर में चला गया। तो जो आपका एनडीए है, एनडीए सिर्फ आपका नेट का एग्जाम नहीं कराती है, कई एग्जामिनेशन आपका कराती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। तो आपका ये अक्टूबर से नवंबर के बीच में जा सकता है। बस आप पढ़ाई करते रहिए और कुछ आपको सोचना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, तो आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कुछ मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि क्या ये जो कोर्स है वो कवर हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। अगर मैं ये चाहूँ तो 15 डेज में सारे वीडियोस बना के आपको दे सकती हूँ, तो मुझे कवर करने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी भी इसको 15 डेज में ही सारे वीडियोस लग के बना के आपको दे सकती हूँ। लेकिन ये एग्जामिनेशन अगर मैंने अभी ये सारे कवर कर दिए ना, तो आप इतने मुझे लगता है कि सुस्त हो जाओगे। ये सभी के साथ होता है, आप ही के साथ नहीं। मैं भी अगर हूँ तो मैंने सब कुछ कवर कर लिया तो मैं चुपचाप फिर बैठ जाऊंगी, है ना। या फिर मुझे सारे वीडियोस मिल गए तो मैं सोचूंगी कि मुझ में प्रेशर जब नहीं रहेगा एग्जामिनेशन का कि चलो अक्टूबर नवंबर में होना है तो क्या करना है, बाद में कवर कर लेंगे। या तो मैं सारे वीडियोस छोड़ती जाऊंगी, बाद में कवर करने की कोशिश करूंगी, या फिर क्या करूंगी कि सब सारे वीडियोस कवर करके बैठ जाऊंगी और तभी भी हमारे एग्जामिनेशन लेट में होंगे तो हमारी जो प्रिपरेशन होगी, हम कुछ कुछ चीजें भूलने लगते हैं, ये सभी जानते हैं, है ना। तो इस तरीके से मैं चल रही हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं 15 डेज या 1 मंथ में सारे कवर कर दूं तो मैं कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र विषय को। ये इसका हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी का पोर्शन है और इसकी क्लास नंबर आज 17 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो आपके नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो। और साथ में आपका पीजीटी का एग्जाम आने वाला है, तो पीजीटी एजुकेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में यूपीएचईएससी का पेपर जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में है, एजुकेशन सब्जेक्ट से है, तो आप उन्हें ये शेयर कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप आप मुझे कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमें क्या पढ़ना है। गहने का मैंने इससे पहले आपको बताया था, टाइप्स और डायमेंशन ऑफ लर्निंग को, जो प्रकार है, आयाम है अधिगम के, उन्हें बताया था। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हमें प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़नी है। प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये हमें पढ़ना है। अधिगम के जो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में मैं आपका प्रिंसिपल कंप्लीट करूंगी। लर्निंग का जो प्रिंसिपल है, जो दिया है आपके थॉर्नडाइक जी ने, थॉर्नडाइक जी ने जो आपके प्रिंसिपल दिए हैं लर्निंग के, अधिगम के, आज इस लेक्चर में उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है।
तो ध्यान से देखिएगा, बाकी उसके बाद हम लोग लर्निंग की थ्योरीज को करेंगे। तो आइए प्रिंसिपल्स देखते हैं हम लोग। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत हैं और ये सिद्धांत आपके दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक नाम सुना होगा आपने जरूर से, इन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रिंसिपल है मैं आपको बता दूं, ये दो भागों में डिवाइड है। प्राइमरी लॉज, इन्हें लॉ भी बोलते हैं, लॉज ऑफ थॉर्नडाइक के लॉ। प्राइमरी लॉ जिसे प्राथमिक नियम कहते हैं, प्राथमिक नियम। और फिर है आपका सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ जिसे कहते हैं द्वितीयक या फिर गौड़ नियम। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर लगाए होंगे तो आपको पता होगा। तो प्राइमरी लॉज कौन कौन से हैं? प्राइमरी लॉज में है आपका पहला लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस जिसे हिंदी में कहते हैं तत्परता का नियम। ध्यान रखिएगा, तत्परता का नियम। दूसरा है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को हम कहते हैं, एक सेकेंड, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट को कहते हैं प्रभाव का नियम। फिर है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज जिसे कहते हैं हम अभ्यास का नियम। और ये जो आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ना, ये दो भागों में बट गया था बाद में। पहला है लॉ ऑफ यूज, उपयोग का नियम इसे कहते हैं। और आपका दूसरा है लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ डिसयूज यानी अनुपयोग का नियम। तो प्राइमरी लॉज ऑफ जो आपके प्राइमरी लॉ हैं, प्राथमिक नियम हैं, ये हैं। इसमें से आपको पूछ लेगा, कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कुछ लिखा रहेगा और पूछा जाएगा कि इसमें थॉर्नडाइक के प्राइमरी जो लॉ है, प्राथमिक नियम है, कौन कौन से हैं, इस टाइप का क्वेश्चन। इसलिए ये आपको रट के रखना है, इसे भूलना नहीं। इससे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका सेकेंडरी लॉ में है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मल्टीपल रिस्पॉन्स इसे हिंदी में कहते हैं बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम। दूसरा है आपका लॉ ऑफ मेंटल सेट या फिर कहते हैं लॉ ऑफ एटीट्यूड। ठीक है, इसे हम कहते हैं मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम, ध्यान रखिएगा। कौन से लॉ प्राइमरी हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, ये आपको याद रखना है। इससे
क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी इसे हिंदी में कहते हैं आंशिक क्रिया का नियम। फिर है आपका 4 नंबर, लॉ ऑफ एनालॉजी, जिसे हम कहते हैं सदृश्यता का नियम, सदृश्यता, ठीक है, सदृश्यता का नियम। फिर 5th नंबर है आपका लॉ ऑफ एसोसिएट, एसोसिएट शिफ्टिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं साहचर्यात्मक रूपांतरण का सिद्धांत। मैं यहां लिख दे रही हूं, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम, ठीक है। तो इससे देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बनता है, बन सकता है अलग बात है, बनता है क्वेश्चन की कुछ दिए रहेंगे, पूछा जाए, कुछ लॉज दिए रहेंगे और पूछा जाएगा इसमें से प्राइमरी लॉ कौन से हैं, प्राथमिक नियम कौन से हैं थॉर्नडाइक के। इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है कभी कभी, आपके प्राथमिक लॉ को और आपके सेकेंडरी लॉ को, आपके जो प्राइमरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ है, इनको मर्ज कर दिया जाता है, मिला के पूछा जाता है इसमें से प्राइमरी कौन कौन से हैं, या फिर पूछा जा सकता है इसमें सेकेंडरी कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक। और इसे मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, वैसे डिफाइन करने से कोई मतलब नहीं है, उससे क्वेश्चन बना नहीं है अभी तक, बट मे भी अगर बन जाए तो आपको पता हो। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इंसान जब तत्पर रहता है किसी चीज को सीखने के लिए, यानी कि रेडी रहता है किसी चीज को सीखने के लिए, तो वो जल्दी सीखता है। और व्यक्ति रेडी कब होता है, तत्पर किसी चीज को सीखने के लिए कब होता है, जब वो काम उसके रुचि का हो, यानी कि उसके इंटरेस्ट का हो। अगर वो काम उसके अरुचि का है, यानी कि इंटरेस्ट का नहीं है, तो व्यक्ति तत्पर नहीं होगा। मान लीजिए कि अभी आपको खाना बनाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद आपको है कि आप बेकरी, केक वगैरह बनाएं, इस सब में आपको बहुत इंटरेस्ट है, बहुत रुचि दिखाते हैं आप, तो आप बड़े अच्छे से उससे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, है ना। और अगर आपको खाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो जब भी आपको बनाना होगा तो क्या होगा, आपको झुंझलाहट होगी, झुंझलाहट होगी, असंतोष होगा, मुझे आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस। और जब हम किसी काम में रुचि दिखाते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो उस चीज को हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब मम्मी हमें बताएंगी कि ये केक कैसे बन रहा है, बेटा ये केक कैसा बन रहा है, तो हम अगर रुचि रख रहे हैं तो इसको बड़ी जल्दी जल्दी क्या करेंगे, सीख जाएंगे। लेकिन हमें अगर मम्मी बता रही है कि बेटा ये केक कैसा बन रहा है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बताती जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं सीख पाएंगे। तो लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब ये होता है। फिर लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम का मतलब होता है कि जिस काम को करने से मान लीजिए हमें कुछ सफलता मिल जाती है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो करने का हमारा बार बार मन करता है। जैसे कि आप आपने क्या किया, कुछ लोगों को फ्लावर लगाना बहुत पसंद है, फ्लावर लगाना क्या बहुत पसंद है। अब इन्होंने पौधे लगाए, अब इन्होंने पौधे लगाए, तो ये पौधे बहुत जल्दी बड़े हो गए, इसमें ढेर सारे फूल उगाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ कि इन्होंने मेहनत करी यहाँ पे पौधे लगाने में और इसमें फूल निकल आए। अब इनको क्या मिलेगा, बहुत संतोष मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने वर्क किया, मैंने मेहनत करी, तो इसका ये फल हुआ, ठीक है। या फिर आपने खाना बनाया और उसके बाद उसको बहुत तारीफ मिली,
तो आपको क्या होगा, प्रभाव का ये नियम कहलाएगा कि आफ्टर इफेक्ट, आपने जो काम किया उसके बाद जो इफेक्ट निकला, प्रभाव निकला, उससे अगर आपको खुशी मिलती है तो उस काम को आप करोगे, अगर खुशी नहीं मिलती है तो उस काम को आप नहीं करोगे। तो ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी बच्चे को लिखने को राइटिंग दिया गया है ना, बच्चे को राइटिंग लिखने को दिया गया, बच्चे ने राइटिंग लिखा। अब वो बच्चा आपके पास आया तो आपने क्या कहा, वेरी गुड, बहुत सुंदर, तुमने बहुत सुंदर लिखा। फिर या फिर आपने उसे कुछ चॉकलेट वगैरह दे दिए, चॉकलेट दे दिया, तो वो क्या करेगा, अगले दिन आप जब उसे राइटिंग लिखने को कहोगे ना तो और मन लगा के सुंदर सुंदर लिखेगा। लेकिन इसी के प्लेस पे अगर आपने क्या किया है कि उसने बेचारे ने मेहनत करके सब लिखा भी और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कुछ भी उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है जाओ, कुछ मम्मी पापा ऐसा करते हैं, ठीक है जाओ, ठीक लिखा जाओ, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि ठीक है मैं लिख रहा हूँ, जैसा भी लिख रहा हूँ, मम्मी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अगले दिन वो जरूरी नहीं है कि सुंदर सुंदर फिर से बना के लिखे। तो ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। फिर क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या होता है, मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, है ना, आप कोई काम करते हो, जैसे बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से आपको चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं, ज्यादा ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। आपको क्या हुआ, आप जितना ही आपका सिलेबस है या आपको जितना पढ़ाया गया है आप उसको रोज पढ़ रहे हो, या फिर रीजनिंग का कुछ पोर्शन करा दिया गया, आप उसकी रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, जितना भी लिखवा दिया गया है, जितना लेक्चर दे दिया गया है, आप उसकी रोज 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 उसको याद कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, आपको चीजें लर्न हो जाएगी और जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो आपको चीजें याद रहेंगी, बहुत बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो इसी लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज कहा गया है। लॉ दो भागों में भी बांट दिया गया है। तो लॉ ऑफ यूज में क्या होता है कि जब आपको क्या हुआ, लेक्चर मैंने जो दिया है आप रोज रोज उसे पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। फिर आप क्या कर रहे हो, जितना लिखा दिया गया है, जितना पढ़ा दिया गया आप पढ़ लिया, आपने छोड़ दिया, आपने कभी रिवीजन नहीं किया, तो चीजें फिर आप धीरे धीरे उसे भूलने लगोगे, भूल जाओगे। पूरी तरह तो नहीं भूलते हैं हम कोई भी चीज, बट धीरे धीरे हम उसे भूलने लगते हैं। तो ये है आपका लॉ ऑफ डिसयूज। सेकेंडरी लॉज में आपका क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। मान लीजिए किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करता है कि उसे सुलझाने की कोशिश करता है। तो पहला रिस्पॉन्स किया उसने, पहली बार कोशिश करी, तो पहली बार इसने क्या किया, कोशिश करी, तो इससे सफलता नहीं मिली, तो फिर क्या करता है, फिर कोशिश करता है, फिर सफलता नहीं मिली, फिर कोशिश करता है, फिर सफलता नहीं मिली, फिर कोशिश करता है, फिर सफलता नहीं मिली। इस तरीके से अपनी कोशिशों को दोहराता रहता है, यानी मल्टीपल रिस्पॉन्स करता रहता है जब तक उसे सफलता नहीं मिल जाती। जैसा कि आपने आईएएस जो एस्पिरेंट्स होते हैं आपने देखा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, अगर उनका जो उनका सिलेक्शन आईएएस में नहीं हुआ, फिर वो सेकेंड टाइम में भी कोशिश करते हैं, थर्ड टाइम में कोशिश करते हैं, यानी कि जब तक कि उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब ये मान लीजिए कि कुछ नियम है कि 5 ही बार आप कर सकते हो, 6 बार कर सकते हो, या जितनी बार भी, तो जब तक इनका नहीं हो गया, अगर थर्ड टाइम में इनका सिलेक्शन हो गया तब तक ये कोशिश ये करते रहेंगे। फोर्थ थर्ड में भी नहीं हुआ तो फोर्थ तक कोशिश करते रहेंगे, यानी अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। लॉ ऑफ मेंटल सेट यानी एटीट्यूड, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम होता है आपका, एक सेकेंड मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ, मनोवृत्ति का नियम, कुछ लोगों की जो एटीट्यूड होता है, मनोवृत्ति होती है, उसके हिसाब से वो सीखते हैं। जैसे कि एक लड़का है, उसको अगर उसके घर में ये चीजें डाल दी गई हैं, बता दी गई हैं कि जो बॉयज है ना वो खाना नहीं बनाने के लिए बने हैं, बॉयज को खाना नहीं बनाना, वो खाना बनाने के लिए नहीं बने हैं, तो उस घर के लड़के खाना बनाना नहीं सीख सकते।
और अगर जिस घर में बताया गया है कि बॉयज भी खाना बना सकते हैं, बॉयज गर्ल्स कोई भी खाना बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो गर्ल बनाए या बॉय बनाए, कोई भी बना सकता है, तो इस घर के बच्चे मतलब क्यूरियस होके अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये जो हमारी मनोवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है हमारे किसी चीज़ को लेके, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो क्लासिकल डांस में कुछ कथक वगैरह ऐसा कुछ, कथक था या मुझे याद नहीं आ रहा कि कथक नहीं, सॉरी, मुझे उस डांस का नाम नहीं याद आ रहा। वो पहले लड़के बिल्कुल नहीं करते थे, कभी दिखाया नहीं जाता था कि इस पे लड़के भी डांस कर रहे हैं। तो क्योंकि एटीट्यूड ऐसा बना हुआ था, मनोवृत्ति ऐसे बनी हुई थी, मुझे एग्जैक्टली उस डांस का नाम नहीं याद आ रहा है, आई थिंक बैली डांस था, है ना। लेकिन अभी कुछ सालों पहले आपने देखा कि जो आपके टीवी पे प्रोग्राम आते हैं डांस वाले, उसमें एक बाहर का लड़का आया था, फॉरेनर था, और उसने बैली डांस किया, बड़ा अच्छा डांस किया, बैली डांस किया, और काफी उसे तारीफ मिली। तो लोगों की मनोवृत्ति यानी कि एटीट्यूड चेंज हुआ, तब वो भी इस चीज को सीखने लगे। इस प्रकार जो हमारी मनोवृत्ति होती है, एटीट्यूड होता है जिस चीज के प्रति, वो हम उस तरीके से उसे सीखते हैं। फिर है आपका लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। पार्शियल एक्टिविटी में अगर हम कोई चीज बहुत बड़ी है तो उसे टुकड़ों में बांट के अगर सीखें, पार्शियली सीखें, तो हम उसे जल्दी सीख जाते हैं या जल्दी कवर कर लेते हैं। जैसे कि आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस तो बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा आपका सिलेबस है, तो आपके सिलेबस को अच्छे से तैयार कराने के लिए इसे यूनिट्स में बांट दिया गया है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, इस तरीके से 10 यूनिट तक आपको बना दिया गया है। आप क्या करोगे, यूनिट वाइज करोगे। लेकिन यूनिट को भी मैं क्या करूँ कि इसका पार्ट ए में पढ़ाऊंगी, पार्ट बी पढ़ाऊंगी, पार्ट सी पढ़ाऊंगी, पार्ट डी पढ़ाऊंगी। तो मैंने इसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। पार्शियल एक्टिविटी द्वारा आपको आंशिक क्रिया द्वारा समझाया, तो आपको चीजें जल्दी या ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिर है आपका लॉ ऑफ एनालॉजी यानी कि सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम है कि ये पूर्व अनुभव पे बेस्ड है। पूर्व अनुभव पे हमारे जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया है उस पे बेस्ड है। जैसे कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा, उस वो एक वाइट कलर का डॉगी था, ठीक है, वाइट कलर का डॉग था। अब इसके पास गया तो इस वाइट कलर के छोटा सा डॉग था, इस कुत्ते के पास गया ये बच्चा, तो इस कुत्ते ने इसे काट लिया, इस बच्चे को, ठीक। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये लड़का खड़ा है और इसके सामने व्हाइट कलर का एक रैबिट आ जा रहा है। तो क्या करेगा बच्चा, इस रैबिट को देख के याद आएगा कि कुत्ते ने उसे काटा था, वो व्हाइट कलर का था, तो ये बच्चा इस रैबिट यानी कि खरगोश से भी डरेगा। तो किस वजह से, पूर्व अनुभव की वजह से। तो इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर पूर्व में हमने उसे पढ़ा है, जैसे कि कोई चीज को रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, आप क्या कहोगे, एक कप में हमने क्या किया, एक कप में, एक ग्लास में बच्चे को मिल्क दिया, दूध दिया, और वो जान गया कि इसे दूध को ऐसे उठा के पीना है। फिर कुछ दिन बाद उसी ग्लास में हम उसे जो भी देंगे, जूस देंगे या जो भी देंगे, वो समझ जाएगा कि कैसे पीना था, वो उस तरीके से उठा के उसे पी लेगा। तो पूर्व अनुभव द्वारा यानी कि सादृश्यता के नियम द्वारा भी हम सीखते हैं। फिर है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग। इससे क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता दूं, ये पूछा जाता है लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इससे पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपका पावलव है, पावलव महोदय, मैं यहाँ पे फिर से चेंज कर लूँ, इम्पॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछा गया है। तो आपके जो, मैं कहाँ लिख दूँ इसे, मैं इसे
यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। जो आपके पावलाव महोदय हैं, उनका जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, उसमें ये यूज किया गया है। लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग यानी सहचार्यात्मक रूपांतरण का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है, तो वो आपका संबंधित है पावलाव के क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से। तो आई थिंक आपका लेक्चर आज का समझ में आया होगा, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं और इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसलिए इसको तैयार रखिएगा। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बिलीव बनाए रखिए। कोर्स को कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि आप पढ़ाई करते रहिए, जितना पढ़ाया जाए उसका नोट्स आप बनाते रहिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।